अस्सलाम वालेकुम। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के निशान को दबा दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। मुसलमान घराने में परवरिश पाने की वजह से वो दीपक से उस्मान बन गया। एडवोकेट जुबैर अहमद की कोई औलाद नहीं थी। उन दोनों मियाँ बीवी के प्यारो मोहब्बत ने उस्मान के जहन से बीते पल की परछाइयों के आसार तक मिटा दिए। अब गुजरे माजी की परछाइयां सामने आते ही वो तड़प उठा था। माँ, मुझे सब याद आ गया है। वो बेताबी से माँ की रूह की तरफ बढ़ा। माँ, मुझे बहुत प्यास लगी है। अब ना ही तुम थकोगे और ना ही तुम्हें प्यास लगेगी, मेरे साथ चलो, रूह ने कहा। और वो उसके शाना बशाना सहरजदा सा चलने लगा। वाकई भूख प्यास और थकान का एहसास उससे गायब हो चुका था। न जाने कब तक वो चलता रहा। उसे पता भी न चला कि उनके पैदल चलने का सफ़र कब इख्तिताम पजीर हुआ। सिर्फ इतना देख पाया कि सुरंग के दहाने से निकलकर वो एक मंदिर में दाखिल हो चुके हैं। यहाँ भी जा बजा देवी देवताओं की मूर्तियाँ मौजूद थीं, लेकिन इस जगह कोई ज़ीनफ्स मौजूद न था। दीवार के घड़ियाल ने 12 बजने का ऐलान किया। गोया आधी रात का वक्त था। वो रूह के हमरा चलता हुआ हालनुमा कमरे से बाहर निकलने लगा। ये हम कहाँ आ गए? उसने माँ की रूह से पूछना चाहा। जवाब न मिलने पर देखा रूह गायब हो चुकी थी। उसने पलटकर सुरंग के दहाने की तरफ देखा। सुरंग का दहाना इस तरह गायब था गोया कभी ये सुरंग थी ही नहीं। वो घबरा गया। अजनबी जगह, नामानूस माहौल, आधी रात से ऊपर का वक्त। न जाने यहाँ के लोग उससे क्या सलूक करते। उसे भूख और प्यास भी लगने लगी थी। एक जगह बड़े से बुत के करीब एक कटोरे में दूध और फल रखे थे। वो बेताबी से आगे बढ़ा। दूध पीने के बाद फलों से पेट पूजा की। पेट भरने के बाद खतरे का एहसास दोबारा जाग उठा। वो दबे पांव चलता हुआ हालनुमा कमरे से निकल गया। राहदारी में से गुजरते हुए एक कमरे के बंद दरवाजे के करीब जैसे ही पहुंचा, उसे कमरे से किसी के बोलने की आवाज़ सुनाई दी। नहीं पुजारी जी, ये पाप है। कमरे से एक कपकपाती हुई निस्वानी आवाज़ सुनाई दी। मूर्ख, ये पाप नहीं, मेरी सेवा करोगी तो स्वर्ग में जाओगी। एक मकरूह किस्म की हंसी के साथ मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। उसने दरवाजे के की होल से अपनी आंख लगा दी। अंदर एक मकरूह सूरत गंजा पुजारी धोती बांधे खड़ा था। उसके सामने एक खूबसूरत नौजवान लड़की खड़ी थी जिसका लिबास खींचातानी की वजह से जगह जगह से फट चुका था। वो कुछ देर तक उनके दरमियान होने वाली गुफ्तगू सुनता रहा। इस दौरान पुजारी की दस्त दराजियां भी जारी थीं। पुजारी अपनी लच्छेदार बातों से भोली भाली लड़की को अपने जाल में फांसने की कोशिश कर रहा था। उस वक्त कमरे की लाइट ऑफ हो गई। कमरे से लड़की की सिसकियों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। यकीनन वो उससे दस्त दराजी कर रहा था और लड़की चुप रहने पर मजबूर थी। उस्मान को पुजारी पर गुस्सा आ रहा था, मगर वो बेबस था। अजनबी जगह पर पुजारी से उलझना उसे महंगा पड़ सकता था और वैसे भी वो लड़ाई झगड़े से दूर रहता था। वो तेजी से मंदिर से बाहर निकल गया। वो एक सरसब्ज गांव था। चारों तरफ लहलहाते खेत थे। रात आधी से जायद बीत चुकी थी। गलियां कूचे सुनसान थे। रात के इस पहर, इस सर्द मौसम में कोई अहमक ही घर से बाहर हो सकता था। गांव देहातों में तो वैसे ही लोग सरे शाम घरों में घुस जाते हैं। उस्मान की किस्मत अच्छी थी कि अब तक किसी कुत्ते से वास्ता ना पड़ा था। गांव की एक गली में उसे हैंडपंप नजर आया। वो तेजी से लपका, प्यास बुझाई और आगे बढ़ गया। चलते हुए वो सोच रहा था कि वो कहाँ पहुंचा है। उसकी माँ की रूह गायब हो चुकी थी जो उसकी रहनुमाई करती। उसे अपनी बहन और भाई को जालिम महाराज के चुंगल से आज़ाद करवाना था, जिसका कोई अता पता उसे मालूम न था। ना ही वो महाराज को पहचानता था, ना ही उसने अपनी बहन और भाई को देखा था। काफी देर चलने के बाद उसे एक मकान दिखाई दिया। वो उसकी दीवार से टेक लगाकर बैठ गया। कहते हैं नींद सूली पर भी आ जाती है। सच ही कहते हैं, उसे भी नींद आ गई। उसकी आंख किसी के झंझोड़ने से खुली। एक दरमियानी कदो कामत का 30 साला शख्स उसे शानों से पकड़कर झंझोड़ रहा था और साथ ही कह रहा था, सुबह सवेरे मेरे घर की दीवार से टेक लगाकर सो रहे हो। कौन हो भाई? शक्लो सूरत और हुलिये से तो तुम इधर के नहीं लगते। उस्मान ने उठते हुए उसे बागौर देखा। वो शक्ल से सीधा साधा और पेंडू लगता था। भाई, पहले ये बताओ, ये कौन सी जगह है? उस्मान ने पूछा। ये जयपुर है। वो अजीब अंदाज से मुस्कुराया। उस्मान सन्नाटे में आ गया। इसका मतलब है मैं इस वक्त इंडियन इलाके में हूँ। उसने सोचा, तुम हो कौन और यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ के तकरीबन सभी लोगों को जानता हूँ। वो बोला, मेरा नाम उस्मान है। मेरा ताल्लुक पाकिस्तान से है। मैं पुरस्रार तरीके से यहाँ पहुँचा हूँ। उस्मान ने अपनी सारी रुदात सुना डाली। वो हैरान और परेशान सा सुनता रहा। मेरा नाम मुकेश है। तुम ऐसा करो, घर के अंदर चलो।
वहीं चलकर आराम से बात करेंगे। गांव के किसी फर्द ने देख लिया तो मुश्किल में पड़ जाओगे। वो चलते हुए मुकेश के घर में दाखिल हो गए। वो एक कच्चा मकान था जिसका सहन छोटा था। सहन के आखिर में बरामदा था और 2 कमरों के दरवाजे दिखाई दे रहे थे। सहन में एक तरफ चटाइयों का छप्पर सा बना हुआ था जिसमें 3 बकरियां बंधी हुई अपने सामने घास के गट्ठड़ पर मुंह मार रही थी। वो उसे लेकर कमरे में दाखिल हो गया। कमरे में 2 चारपाइयां बिछी हुई थी जिन पर बिस्तर पड़े थे। वो एक चारपाई पर आमने सामने बैठ गए। देखो भाई, महाराज बहुत खतरनाक इंसान है। आज़ादी से पहले वो यहाँ का राजा था। आज़ादी के बाद रियासत का इल्हाक हिंदुस्तान से हो गया। अब भी उसका बहुत असर रसूख है। तकरीबन वो पूरी रियासत का मालिक है। उसके सिपाहियों की तादाद सैकड़ों में है। इसी इलाके में एक किलानुमा बड़ी सी हवेली है। मैं ज्यादा दिन तुम्हें अपने यहाँ नहीं ठहरा सकता। कोई ऐसा बंदोबस्त करता हूँ कि तुम दोबारा अपने वतन वापस जा सको। वैसे भी मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। मेरी पत्नी और एक छोटी सी बच्ची है। वो लोग कल से मेरे साले के घर गए हुए हैं। माजी में जो हुआ उसे भूलकर वापस चले जाओ। मेरा मशवरा मानो तो अपने माजी से नजरें फेर लो। महाराज के हत्थे चढ़ गए तो मारे जाओगे। वो बहुत जालिम इंसान है। गरीबों की बहन बेटियों को दिन दहाड़े उठवा लेता है। उसके हाथ बहुत से इंसानों के खून से रंगे हुए हैं। यहाँ चूंटी भी उससे छुपकर नहीं रह सकती। उसका दस्ते रास्त नारायण इल्म नजूम और काले जादू का माहिर है। उसे न जाने कैसे हर बात की खबर हो जाती है। मैंने तुम्हें यहाँ ठहरा कर बहुत बड़ा रिस्क लिया है। ये रिस्क मैंने तुम्हारी भोली भाली सूरत से मुतासिर होकर लिया है। महाराज की इजाज़त के बगैर इस इलाके में किसी अजनबी को ठहराने की इजाज़त नहीं। मुकेश बोलता चला गया। मुकेश भाई, मैं खुद यहाँ नहीं आया। मुझे तकदीर ने बरसों बाद यहाँ पहुँचाया है। इसमें भी कोई ना कोई मकसद पोशीदा है। तुम फिक्र मत करो, खुदा बेहतर करेगा। रात को वो देर तक जागते रहे, बातें करते रहे। उस्मान सुबह 9 बजे सोकर उठा। धूप गांव के कच्चे दरो दीवार और खेतों पर चमक रही थी। मुकेश खेतों पर काम करने जा चुका था। उस्मान का नाश्ता छोटे से बावर्ची खाने में तैयार पड़ा था। उस्मान ने पराठे के साथ साग खाया और एक तरफ पड़ी चाय गर्म की। दिन के 12 बजे मुकेश वापस आ गया। अभी वो बातें कर रहे थे कि दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। दस्तक इतने जोरदार तरीके से हो रही थी कि उन दोनों ने सोचा दरवाजा किसी भी लम्हे टूटकर गिर जाएगा। मुकेश ने जल्दी से उठकर दरवाजा खोला। निस्फ दर्जन अफराद हाथों में राइफलें थामे अंदर दाखिल हो गए। क्या बात है? मुकेश ने पूछा। वो मुकेश को धकेलते हुए जारहाना अंदाज में दाखिल हो गए। उस्मान कमरे के दरवाजे से बाहर निकला ही था कि वो उसके सर पर पहुंच गए। ओए, ये तो हूबहू उसकी तरह है, उनमें से एक हैरत से बोला। दूसरे ने गरजदार आवाज में कहा, हाथ ऊपर उठाकर आगे चलो। तीसरे ने राइफल का दस्ता लगाकर उसके शाने पर मारा। 2 अफराद ने संभलने से पहले उसे अकब से जकड़ लिया। उसके बदन पर राइफलों के बट पड़ने लगे। वो दर्द की शिद्दत से चीखने लगा। मुकेश एक कोने में खड़ा हैरत और खौफ से उसे पिटते देख रहा था। उन्होंने उस्मान को उठाकर नीचे पटका। जरूरी मरम्मत के बाद उसकी तलाशी ली गई, फिर उसे घसीट कर खड़ा कर दिया। कुछ देर बाद वो ऊंची दीवारों वाली हवेली के अंदर था। हवेली की दीवारें काफी मोटी और ऊंची थी। हवेली क्या एक किस्म का किला था। उसे वसीओ सहन में पहुंचा दिया गया। वहां बैठने के लिए चंद खूबसूरत कुर्सियां रखी थी। 2 कुर्सियों पर 2 अफराद बराजमान थे। उनके सामने मेज पर शराब की बोतल पड़ी थी। हाथों में गिलास थे जिनसे वो वक्फे वक्फे से चुस्कियां लेकर शराब पी रहे थे। उधेड़ उम्र का सेहतमंद सा शख्स जिसके बाल यकीनन कलफज़दा थे, महाराज प्रकाश था। उसके बराबर वाली कुर्सी पर उसका दस्तेराज नारायण बैठा था। उनकी पुश्त पर 2 खतरनाक सूरत अफराद राइफल हाथों में लिए खड़े थे। उनसे कुछ फासले पर मुकेश जमीन पर पड़ा था, जिसके जिस्म पर कोड़े बरसाए जा रहे थे। उसके हलक से लगातार चीखें निकल रही थी। उस्मान को किसी मुल्जिम की तरह महाराज के सामने पेश किया गया था। महाराज ने शराब का घूंट भरा और बोला, ये तो बिल्कुल फिल्मी सीन है। इसकी शक्ल बिल्कुल उसी की तरह है। दोनों में कोई फर्क नहीं। जरूर इनमें कोई रिश्ता होगा। ओए पापी, कहाँ से आया है तू? यहाँ का तो नहीं लगता शक्ल से। तू तो मासूम लगता है, पर इस नारायण का कहना है कि तू मेरे लिए खतरा है। नारायण, लगता है तेरे हिसाब में कोई गड़बड़ हो गई है। ये बकरी का बच्चा भला मेरे लिए क्या खतरा बनेगा? महाराज खबासत से हंसा। महाराज, इतना घमंड मत करो, तुम मुझे नहीं जानते। याद करो, माजी में कई साल पहले तुमने इसी नारायण के कहने पर दर्जनों मासूम बच्चे कत्ल करवा दिए थे। मेरे मासूम बहन भाई को बचाने के लिए मेरे वालिदैन भागे। तुम्हारे कुत्तों ने उन्हें तुम्हारे हुक्म पर कत्ल कर दिया। मेरा मासूम भाई मर गया। भाई प्रदीप और बहन को तुमने गुलाम बना लिया। तुम्हें अपने हर जुल्म का हिसाब देना पड़ेगा। तुम्हारा योम हिसाब आने वाला है। शिद्दत जज्बात से उस्मान की आवाज़ कांपने लगी।
महाराज ने कहकहा लगाया, प्रदीप और मालिनी को ले आओ। नौजवान, तुमने मेरी सबसे बड़ी उलझन दूर कर दी है। मैं सोच रहा था कि तुम्हारी सूरत प्रदीप की तरह क्यों है। अब मालूम हुआ वो तुम्हारा भाई है। महाराज के हुक्म पर उस्मान को एक सतून से बांध दिया गया। थोड़ी देर बाद एक 18 साल नौजवान लड़की जो 20 और 21 साल के दरमियान थी, उनको लाया गया। उस्मान हैरत से उसे देख रहा था। वो हूबहू उस्मान की तरह था। दोनों की शक्लो सूरत में कोई फर्क नहीं था। चल भाई, तेरे बहन भाई आ गए, अब इनसे आखिरी दफा मिल लो। प्रदीप और मालिनी भी हैरत और खुशी के मिले जुले जज्बात से उसे देख रहे थे। एक तरफ से एक वर्जिशी जिस्म का मालिक दराज का नौजवान आया। उसने आते ही उस्मान के पेट में जोरदार घुटने की जरब लगाई। उस्मान उस जरब के लिए तैयार न था। तकलीफ की शिद्दत से उसकी चीख निकल गई। उसने उस पर घूंसों और लातों की बारिश कर दी। मालिनी चिल्लाई, भगवान के लिए मेरे भैया को मत मारो। रुक जा रंजीते, ये ना हो कि ये समय से पहले मर जाए। अभी इसे बहुत कुछ देखना है। महाराज ने उसे रोका। रंजीत मालिनी की तरफ बढ़ा और उसके बाल मुट्ठी में जकड़कर बोला, ये बड़े मजे की चीज है। आज तक इसे किसी ने हाथ तक नहीं लगाया। आज तेरी नजरों के सामने इसके साथ बहुत कुछ होगा। बकवास बंद कर कुत्ते, हिम्मत है तो मुझे खोल कर देख। उस्मान चिल्लाया, तेरा ये अरमान भी पूरा कर देते हैं बालक, खोल दो इस बकरी के बच्चे को। महाराज ने अपने कारिंदों को हुक्म दिया और बोला, हम वचन देते हैं, अगर तुमने हमारे बेटे रंजीत को शिकस्त दे दी तो हम न सिर्फ तुम्हें आज़ाद कर देंगे बल्कि तुम्हारे भाई और बहन को भी छोड़ देंगे। अगर तुम हारे तो तुम लोगों का बुरा हशर होगा। उस्मान को खोल दिया गया। हवेली के वसीओ-अरी सहन में एक तरफ अखाड़ा बना हुआ था। उस अखाड़े में महाराज के सिपाहियों को तरबियत दी जाती थी। इसके अलावा उनकी सलाहियतों को परखने के लिए उनके दरमियान मुकाबले भी करवाए जाते थे। उस्मान और रंजीत अखाड़े में आमने सामने थे। सामने की नशिस्त पर महाराज, नारायण और सिपाहियों का सिपा सालार गोविंद बैठे थे। अखाड़े के अतराफ दर्जनों की तादाद में ये दिलचस्प मुकाबला देखने के लिए सिपाही भी मौजूद थे। इस पूरी रियासत में रंजीत से बड़ा कोई जंगजू नहीं था। घंटी बजते ही रंजीत खड़ा हो गया। आजा मेरे लाल, इसके बाद तेरी बहन की बारी है। रंजीत ने उसे ताऊ दिलाया। उस्मान गुस्से से खोलता हुआ जारहाना अंदाज में आगे बढ़ा। रंजीत बिजली की सी तेजी में हरकत में आया। उसने सामने से जोरदार अंदाज में उस्मान के सीने पर लात रसीद की। उस्मान उड़ता हुआ अखाड़े के फर्श पर गिरा। उसने उठकर दोबारा रंजीत पर हमला करना चाहा। रंजीत ने फिजा में कलाबाजी खाकर लात फिर उसके सीने पर रसीद की। उस्मान लड़ने के फन से नाशना था। चुनाचे लड़ाई के मारे रंजीत से बुरी तरह पिट रहा था। कुछ देर बाद वो नीचे पड़ा हाँप रहा था। उसके बदन का जोड़ जोड़ दुख रहा था। रंजीत ने उसे बुरी तरह पीटा था। रंजीत ने अपनी पिंडली से बंधा खंजर निकालकर उससे कुछ फासले पर फेंका और बोला, तुझे मौका देता हूँ, खंजर उठा सकता है तो उठा ले। उस्मान डगमगाता हुआ बमुश्किल उठा। उसी वक्त रंजीत की जोरदार ठोकर उसकी कनपटी से टकराई। उसके हवास उसका साथ छोड़ गए। उसे होश आया तो हवेली के सहन में एक सतून से बंधा हुआ था। करीब ही दूसरे सतून से उसका हमशक्ल भाई प्रदीप रस्सियों से जकड़ा हुआ था। दर्द की शिद्दत से उसका बदन फोड़े की तरह दुख रहा था। उसके सामने कुर्सियों पर महाराज, नारायण और गोविंद बैठे थे। एक तरफ रंजीत उसकी बहन मालिनी का हाथ जकड़े खड़ा था। मालिनी अपने आप को छुड़ाने के लिए जिद्दोजहद कर रही थी, लेकिन रंजीत की गिरफ्त आहिनी थी। उनसे कुछ फासले पर मुकेश नीचे पड़ा कराह रहा था। उसकी हालत अजीब हो रही थी। उसके सर समेत पूरे बदन पर दही वाफिर मिकदार में गिराया गया था। करीब में ही दो शख्स हाथों में खूनख्वार कुत्तों की जंजीरें थामे खड़े थे। कुत्ते बार बार मुकेश की तरफ लपक रहे थे। दही की खुशबू ने पागल किए हुए थी। वो बार बार मुकेश की तरफ झपटने की कोशिश कर रहे थे। आज बगैर किसी टिकट के 2 तमाशे देखोगे तुम। ये सब कुछ देखकर तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारे और माता पिता को हमने कितनी आसानी से शमशान घाट पहुंचा दिया था। ये मुकेश गद्दार है। इसे मालूम भी था कि हमारी इजाजत के बगैर इस रियासत में किसी अजनबी को ठहराना जुर्म है। इसके बावजूद इसने तुम्हें पनाह दी, ये जानते हुए कि तुम हमारे दुश्मन हो। अब ये इन कुत्तों की खुराक बनेगा। महाराज के इशारे पर कुत्तों की जंजीरें खोल दी गई। कुत्ते भौंकते हुए मुकेश पर झपट पड़े। फिजा मुकेश की चीखों से गूंज उठी। कुत्ते दही की खुशबू से पागल हो चुके थे और मुकेश को भंभोड़ कर खा रहे थे। चंद लम्हों बाद मुकेश की खूनचका लाश पड़ी थी। कुत्तों को काबू करके वहां से ले जाया जा चुका था। मालिनी दरिंदगी से भरपूर ये हौलनाक मंजर देखकर अपने हवास खो बैठी थी। वो बेतहाशा चीख रही थी और रो रही थी। रंजीत रोती बिलखती मालिनी पर झपट पड़ा। छोड़ दे बेगैरत इसे, मैं तुम सबको जिंदा दफन कर दूंगा। उस्मान गुस्से से धाड़ा। प्रदीप भी चीख चिल्ला रहा था। भाई रंजीत और महाराज को संगीन नताइज की धमकियां दे रहे थे,
लेकिन बंधे होने की वजह से बेबस थे। उनकी चीखों पुकार की परवाह किए बगैर शैतानी खेल शुरू कर दिया गया। दोनों भाइयों ने कर्ब से अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद मालिनी फटे हुए कपड़ों में एक तरफ पड़ी सिसक रही थी। ले जाओ इस लड़की को और इस बकरी के बच्चे को पिंजरे में बंद कर दो, कल इसकी किस्मत का फैसला करेंगे, महाराज ने हुक्म दिया। रोती सिसकती मालिनी को नीम उरियां हालत में घसीटते हुए वहां से ले जाया गया। उस्मान को हवेली के खाली कमरे में धकेल दिया गया। वो कमरे के फर्श पर बैठा काफी देर तक रोता रहा। उसकी बहन को उसकी नजरों के सामने बेआबरू कर दिया गया था और वो उसे बचाने के लिए कुछ भी न कर पाया था। काफी देर तक रोने के बाद वो उठा, बेताबी से कमरे में टहलने लगा। ये खाली कमरा था। इस कमरे में ना ही कोई रोशनदान था, ना ही कोई खिड़की। कमरे से निकलने का वाहिद रास्ता एक दरवाजा था जो बाहर से बंद था। कमरे में लगा बल्ब कमरे को रोशन किए हुए था। उस्मान के दोनों हाथ पुश्त पर बंधे हुए थे। बाहर से कभी कभार कदमों की चाप सुनने, बोलने की आवाजें सुनाई दे रही थी। रात रफ्ता रफ्ता गुजरती जा रही थी। हर बीतने वाला पल उसे एहसास दिला रहा था कि उसकी जिंदगी के घंटे कम हो रहे हैं। सुबह होते ही वो दरिंदे उससे न जाने क्या सलूक करते। उसके इर्द गिर्द नकलो हरकत की आवाजें अब मादूम होती जा रही थी। हवेली के मकीन सोने की तैयारी कर रहे थे। इर्द गिर्द गैर जरूरी बत्तियां बुझा दी गई थीं। कुछ ही देर बाद हवेली पर मुकम्मल सकूत छा चुका था। उस सकूत को कभी कभार रखवाली के कुत्तों की आवाजें तोड़ती थीं। अचानक दरवाजे पर मध्यम सी आहट सुनाई दी। उसने सोचा उसका जिंदगी से नाता टूटने का वक्त आ चुका है। महाराज का कोई हरकारा उसे मौत के घाट उतारने आया है। किसी ने आहिस्तगी से ताला खोला। दरवाजे का एक पट खुला और उस्मान अंदर आने वाली शख्सियत को देखकर भौंचक्का रह गया। वो 20-22 साल खूबसूरत लड़की थी जिसका जिस्म गोया सांचे में ढाला हुआ था। गुलाबी रंग का रेशमी सूट उसकी गोरी रंगत पर जच रहा था। वो धीमी चाल चलते हुए आहिस्तिकी से कमरे में दाखिल हुई। उस्मान ने बोलने के लिए लब खुले ही थे कि उसने अपने याकूती होंठों पर उंगली रखकर उसे खामोश रहने का इशारा किया। लड़की के हाथों में पिस्टल मौजूद था। उसने इशारे से उस्मान को कमरे से बाहर निकलने का कहा। जल्दी चलो, वो सरसराती हुई सरगोशी में बोली। उस्मान उसके साथ कमरे से बाहर निकल गया। वो दोनों बड़ी एहतियात से चलते हुए एक बरामदे में जा पहुंचे जहां बत्तियां जली हुई थी। उस्मान का दिल तेजी से धड़क रहा था। ये लड़की कौन है और मुझे कहाँ ले जा रही है? अगर किसी ने मुझे इस तरह आज़ादी से हवेली में घूमते देख लिया तो? ये सोचते ही वो खौफजदा हो गया। एक कमरे में से किसी के खराटों की आवाज़ आ रही थी। लड़की ने सरगोशी की, यहाँ महाराज महवे इस्तराहत हैं, एहतियात से चलना। वो दोनों दबे पांव दरवाजे के सामने से गुजरे। सामने बैरूनी दरवाजा था। अंदरूनी इमारत से बाहर निकलने के लिए उन्हें एक कमरे से गुजरना पड़ा। यहाँ जहाजी साइज बेड पर रंजीत सो रहा था। अभी वो कमरे के वस्त में थे कि रंजीत ने करवट बदली। उनका दिल जैसे उछलकर हलक में आ गया। वो खौफ से अपनी जगह पर साकित हो गए, लेकिन खैरियत गुजरी वो जागा नहीं। वह एहतियात से चलते हुए कमरे से बाहर निकलकर हवेली के अहाते में आ गए। अभी वो चंद कदम ही चले थे कि 3 खूनख्वार कुत्ते जारहाना अंदाज में उनकी तरफ लपके। वो खतरनाक किस्म के बुलडॉग थे। उस्मान खौफ से कांपने लगा। उन्हीं कुत्तों ने उस मुकेश को बुरी तरह बंभोड़ कर मारा था। कुत्ते जैसे ही करीब आए, लड़की ने कुत्तों को आहिस्तिकी से पुचकारा तो हैरत अंगेज तौर पर कुत्ते उसके पांव से अपना मुंह रगड़ने लगे। कुत्ते शायद उससे मानूस थे। ऊपर मोर्चों में खामोशी थी। शायद वहां के मुहाफिज सर्दी की वजह से कोनों खुदरों में दुबके हुए थे। वो सरगोशी में बोली, जल्दी बाहर चलो। उस्मान ने उसकी हिदायत पर अमल किया। वो हवेली से बाहर आए और फिर दोनों ने इधर उधर देखा और तेजी से हवेली से दूर जाने लगे। कुछ दूर जाने के बाद उस्मान ने देखा उनसे कुछ फासले पर सियाह रंग की बड़े टायरों वाली जीप एक ढलवान पर खड़ी थी। लड़की खुद ड्राइविंग सीट पर बैठी और उस्मान को कहा, जीप को धक्का दो। उस्मान ने जीप को हल्का सा धक्का दिया तो जीप तेजी से ढलवान से लुढ़कने लगी। उस्मान दौड़कर जीप में बैठ गया। ढलवान खत्म होते ही लड़की ने जीप स्टार्ट की। जीप तेजी से कच्चे रास्ते पर दौड़ने लगी। तुम कौन हो और मुझे आज़ाद कराने के लिए क्यों अपनी जान पर खेल गई? मैं महाराज की बेटी और रंजीत की बहन हूँ। उसके अल्फाज बम की तरह उस्मान की समात से टकराए। तुम पागल तो नहीं? एक अजनबी के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी। अपने भाई और बाप पर दूसरे मजहब के फर्द को फौकियत दी। उस्मान हैरत और इस्तेजाब के आलम में उसे देख रहा था। दोस्तों, ये कहानी अभी जारी है। कहानी के आगे का अहवाल तीसरी किस्त में ज़रूर मुलाहिजा कीजिएगा और इस कहानी से मुताल्लिक कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।